यदि आप राजस्थान से हो और आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश से हो और आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी अन्य राज्य से यदि आप हैं और किसी भी आयुर्वेद भर्ती परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के एक मॉडल पेपर का, जो कि राजस्थान के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अन्य राज्य के जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जो आयुर्वेद से रिलेटेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग मॉडल पेपर आप सभी को यूट्यूब पे भी दिया, और जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी आयुर्भास्कर ऐप पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वहां पे फुल सीरीज दी गई, मॉडल पेपर की सीरीज दी गई, साथ में उनका पीडीएफ भी दिया गया। तो इसमें जो राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर हम इस वीडियो में आप सभी को दिखाएंगे, जिसमें 50 मॉक क्वेश्चन आप सभी को यूट्यूब पे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। और टोटली जो मॉडल पेपर है इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन, साथ में पीडीएफ और इसकी आंसर शीट आप सभी को ऐप में मिलेगी। यानी कि जो आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के कैंडिडेट हैं, और जो आयुर्भास्कर ऐप पे कोर्स लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा सीरीज जो है ऐप में, उनके किसी भी कोर्स में जो भी आपने कोर्स लिया हो, चाहे वो आपने टेस्ट सीरीज ली हो या आपने फुल कोर्स लिया हो, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही ये भी बता दें कि जो मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी सीरीज आप सभी को आपके भी कोर्स में दे दिया जाएगा। कारण ये है कि आयुर्वेद के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस पे आधारित है। जो आपके सिलेबस पे आधारित होगा हम वीडियो में बताएंगे, और जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस होगा उसे भी हम बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो कैंडिडेट कोर्स ले चुके हैं, अगर वीडियो मिस भी कर देते हैं तो वो अपने कोर्स में कंटेंट सेक्शन में जाकर के मॉडल पेपर सीरीज में देख सकते हैं। और राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो भी, उनको भी ये वीडियो जो है और इसका वीडियो के साथ साथ पीडीएफ नोट्स आंसर शीट के साथ आपके मॉडल पेपर के सेक्शन में कंटेंट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की भर्ती आई हुई है। काफी स्टूडेंट, काफी कैंडिडेट आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयुर्भास्कर ऐप पे जुड़ करके अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में छात्र हमसे जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हमसे जुड़ चुके हैं, और प्रिपरेशन उनकी अच्छी हो रही है। बता दें कि अभी आपकी भर्ती परीक्षा में समय है, तो कुछ कंटेंट आपके अभी एडअप हो रहे हैं, और लगभग 20 से 25% सिलेबस बचा हुआ है, जिसको स्टेप बाय स्टेप आप सभी को नोट्स और वीडियो लेक्चर के साथ उसे कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके दिया जाएगा, और इसमें जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अपने टीचर का वेट करना है या फिर टाइम टेबल उनके अकॉर्डिंग बनाना, अपने टीचर के अकॉर्डिंग बनाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरा कोर्स जो है, पूरा कोर्स बंडल इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आप कभी भी किसी समय आपने जो कोर्स लिया है वहां से कंटेंट सेक्शन में से अपनी क्लासेस अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके कमेंट आ रहे थे, जिनका रिक्वेस्ट था कि सर हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, हम प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे, अगर लाइव क्लासेस होंगी तो हमें टीचर का वेट करना होगा, हमें फुल्ली रिकॉर्डेड क्लास चाहिए जिसको हम अपने हिसाब से कभी भी देख सकें, और साथ ही साथ हमें चैट ऑन डाउट के लिए जो है, डाउट सपोर्ट के लिए हमें चैट बॉक्स भी दे दिया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये सारे कोर्स बंडल क्रिएट किए गए हैं। पूरा रिकॉर्डेड सेक्शन आप सभी को वीडियो लेक्चर की मिलेगी, हर टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और पूरा नोट्स, एमसीक्यू सीरीज और वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा आपको मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे,
मॉक क्वेश्चन की सीरीज भी डेली बाय डेली कराई जाएगी। अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो अभी तक जो भी कैंडिडेट हमसे नहीं जुड़े हैं वो प्ले स्टोर से आर्य भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लें और वहां से अपनी भर्ती परीक्षा का कोर्स अभी एनरोल कर लें। ऐसा ना हो कि आप ये मौका खो दें और फिर बाद में आपको पछताना। इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिए कि जो भी चीजें हैं यहाँ पे पूरी तरह से बेहतरीन है। आप अगर देखें तो पिछला जो एनएचएम की भर्ती आई हुई थी राजस्थान में, उसमें ज्यादा कैंडिडेट हमारे यहाँ से पढ़ के पास आउट हुए और वहां पे उनका सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया है। ठीक है, तो आप उनसे सीखिए और यहाँ पे आपको हर एक चीज परफेक्ट और टॉपिक वाइज मिलने वाली है। तो कहीं और ध्यान जो है आपको केंद्रित करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सारा चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे फुल्ली फोकस्ड हो जाइए। ठीक है, और जो एमपी आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम 21 अप्रैल को है। तो 21 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला, आपके पास भी समय है, आप इससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा ये जो वैकेंसी है, रिक्ति है, निकाली गई है और ज्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। देखते हैं इस मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन दिखेंगे वो आधुनिक चिकित्सा से भी होंगे, आपके आयुर्वेद से भी होंगे, इसमें जीके के भी क्वेश्चन होंगे, जीएस के भी क्वेश्चन होंगे और जो आयुर्वेद के क्वेश्चन होंगे वो हर स्टेट के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा जो जीके जीएस का क्वेश्चन, जीके का जो क्वेश्चन होगा वो राजस्थान का है, तो राजस्थान के कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हम यूट्यूब पे टोटली 50 एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करेंगे, बाकी पूरी सीरीज आपको ऐप पे दी जाएगी जिन्होंने कोर्स परचेज किया उनके लिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है। आंसर अधिकतम जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, तो जिन्हें पता है फटाक से कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि नवजात शिशु में सर्वप्रथम कौन सा टीका लगता है। आंसर कमेंट में लिखिए। आंसर ऑप्शन अ है, ब है, स है या द है। MMR का, टाइफाइड का, पोलियो का, टिटनस, टॉक्साइड एवं BCG का। आंसर फटाक से बताइए, सिंपल सा है इसलिए हम आंसर नहीं बता रहे। अगला देखें। अब देखिए, ये प्रश्न किसके लिए है, ये प्रश्न आयुर्वेद का नहीं है। जो भी यूनानी के कैंडिडेट है, यूनानी फार्मासिस्ट जो कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि राजस्थान में डीएनपी फर्स्ट ईयर, डीएनपी सेकेंड ईयर का कोर्स अगर पूरा मिला है तो उसमें सिलेबस में होम्योपैथ और यूनानी का भी एक पोर्शन है जिससे प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न किससे है, यूनानी से है। और यूनानी चिकित्सा पद्धति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक तरह से उन्हीं के ऊपर आधारित है, यूनानी चिकित्सा पे आधारित है। कह रहा है कि माजून बुलूत लाभकारी है, माजून बुलूत लाभकारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माजून बुलूत लाभकारी है बहुमूत्र, प्रमेह, प्लीहा वृद्धि, उदर कृमि। तो आंसर हो जाएगा अ बहुमूत्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार कई भर्ती परीक्षाओं में देखा गया है। इसको भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया है, किस आचार्य ने तुलसी का सर्वाधिक उल्लेख किया है। आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, बागभट्ट ने, काश्यप ने। तो आंसर हो जाएगा स बागभट्ट ने। सबसे ज्यादा तुलसी का उल्लेख बागभट्ट ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, बागभट्ट के अनुसार रंजक पित्त का अधिष्ठान है। आपको पता है कि पित्त के अलग अलग प्रकार हैं और जो भी पित्त हैं उनके शरीर में अलग अलग स्थान हैं। उसी तरह से रंजक पित्त, रंजक से ही आपको समझ में आएगा कि ये वर्णता शरीर में प्रदान करता है। ठीक है, वर्ण कारक है। तो बागभट्ट के अनुसार रंजक पित्त का अधिष्ठान कहाँ है, यकृत है, आमाशय है, ग्रहणी है या नाभि है।
तो आंसर हो जाएगा ब आमाशय। रंजक पित्त का जो स्थान है वो क्या है, आमाशय है। ये जो प्रश्न है आयुर्वेद का है और सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया, आपने प्रश्न जाना भी है अच्छे तरीके से। ऑप्टिक नर्व सप्लाई करती है, तो ऑप्टिक नर्व सप्लाई कहां पे करती है, आंख में, नाक, कान या गले में, तो आंसर क्या हो जाएगा आंख। जब भी ऑप्टिकल, ऑप्टिक ऐसे शब्द हैं तो आप डायरेक्टली समझिएगा ये नेत्र से, आंख से संबंधित है, ठीक है। ये भी अगर देखें तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान से रिलेटेड है, आधुनिक चिकित्सा से रिलेटेड कह सकते हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी शरीर रचना क्रिया विज्ञान या स्वास्थ्य शिक्षा का विषय जो भी कैंडिडेट पढ़ते हैं किसी भी स्टेट के हैं तो उनके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, शंखपुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है। कई मॉडल पेपर कराए गए उसमें ये प्रश्न आया है, आप देख रहे होंगे अलग अलग स्टेट का, इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि सिलेबस अगर कुछ मिल रहा है, कुछ सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो प्रश्न कहीं हवा से उड़ के नहीं आने वाला है, आपके सिलेबस से, आपके पाठ्यक्रम से ही उड़ के आने वाला है। कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं दी जाती है, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से क्वेश्चन कुछ उड़ के नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो कह रहे थे कि सर हम किसी किताब से पढ़ रहे हैं उसमें बहुत हाई लेवल के प्रश्न दिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एमडी की भर्ती परीक्षा, जो एमडी की तैयारी करने वाली बुक है, बीएमएस की तैयारी करने वाली बुक है, एआईपीजीटी की तैयारी करने वाली जो बुक है उनको मंगा ले रहे हैं और उनसे तैयारी कर रहे हैं, तो उसका लेवल टफ है। और आपको तैयारी कौन सी करनी है, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, इतना हार्ड लेवल आपका नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा कोई भी बुक मंगा लीजिए, अब सार संग्रह से लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या मतलब है, आयुर्वेद सार संग्रह से क्या मतलब है आपको तैयारी करने का, लेवल टफ है, वो आपके लिए किताब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, जो आपका पोर्शन है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, शंखपुष्पी किस रूप में प्रयुक्त होती है, चूर्ण में, कल्क में, क्वाथ में, वटी में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, कल्क में। शंखपुष्पी को कल्क रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, परादी गुणों की संख्या होती है, परादी गुणों की संख्या क्या होती है, कह रहा प्रश्न परादी गुणों की संख्या होती है। ये भी आयुर्वेद का ही प्रश्न है, जो आयुर्वेद के प्रश्न है आपको समझ में भी आ जा रहा होगा क्योंकि पढ़ा हुआ है आपने। तो परादी गुणों की संख्या कितनी होती है, 20, 10, 40, 30, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10। परादी गुण कितने हैं, 10। अगला प्रश्न देखिए, नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कार को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। जात कर्म, पुंसवन कर्म, यज्ञोपवीत, अग्नि कर्म, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और जात कर्म। नवजात शिशु में जो कर्म किया जा रहा है, मतलब कि तुरंत पैदा हुए जो शिशु हैं उनमें जो कर्म किया जा रहा है वो क्या, कौन सा कर्म है, वो है जात कर्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भ में बुद्धि का प्रादुर्भाव कब होता है। देखिए प्रश्न को मास, उसमें भी आंसर क्या था, षष्ठम मास यानी कि छठवें मास में, ठीक है। तो यहां पे जब किसी आचार्य का उल्लेख नहीं है तो आप ध्यान में रखिएगा कि उस हिसाब से भी आंसर यहाँ पे आपको षष्ठम मास यानी कि छठवें मास में आपको बताना है। देखिए अब आचार्य के अनुसार हो तो आचार्य के अनुसार इसलिए देता है कि उसी आचार्य के अनुसार आपको उत्तर देना है। जब आचार्य का उल्लेख नहीं हो तो जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है उस तरीके से आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न, एक डिग्री ताप बढ़ने पर नाड़ी की गति कितनी बढ़ जाती है। ताप बढ़ेगा शरीर का तो नाड़ी की गति 10, संख्या में 10 बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छलनी का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए बैसेज कल्पना में भी औषध निर्माण के अंतर्गत चीजें हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है औषध निर्माण से ही प्रश्न उठाया है। अब यहाँ पे कह रहा है मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छलनी का प्रयोग करता है। अगर चूर्ण मोटा प्राप्त करना है तो कितने नंबर की छलनी का प्रयोग करता है, आपको बता दें। ये प्रश्न जो है राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अलग स्टेट में इस तरह के प्रश्न आपको, यंत्र में भी अगर पूछा जाएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको नहीं आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि मोटा चूर्ण प्राप्त करने के लिए किस नंबर की छलनी का प्रयोग करना चाहिए, 40 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा और 40 नंबर। 40 नंबर की छलनी जो है
जिससे चाला जाता है चूर्ण को। आटा चालने वाली चलनी आपने देखी होगी, उसी तरह से चूर्ण को भी चालने के लिए अलग अलग नंबर की चलनियां आती हैं। जिस हिसाब से हमें जितनी मात्रा में जितना मोटा चूर्ण प्राप्त करना है, उस हिसाब से उस नंबर की चलनी जो है, जो भैंसज शाला है, रसशाला है, वहां पे उपस्थित होती है, रखी जाती है। ठीक है। अगला, स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, आसान सा प्रश्न है, कोई भी बता सकता है स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप के बारे में। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक तो ये तो मान लीजिए आप नॉर्मली आंसर बता ही सकते हो, कमेंट में जिनको पता है वो बता ही सकते हैं। साथ में साथ आप उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की सीमा कितने से कितने तक, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड की मुख्य औषधि है जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल। अब देखिए ये आधुनिक चिकित्सा से है और इनमें जो होम्योपैथ है, यूनानी है, आयुर्वेद है और आधुनिक चिकित्सा उससे रिलेटेड प्रश्न जो है उठा रहा है राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और जो कंपाउंडर की भर्ती है उसमें। तो कौन सी टाइफाइड की मुख्य औषधि है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द क्लोरमफेनिकोल। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? अब ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा का मुख्य रूप अगर कहें तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब्स है। तो किसमें ज्यादा कार्ब्स होता है? अनाज में, हरी सब्जियों में, मांस से, दूध से। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? या तो दूध को तो हम कंप्लीट फूड कह सकते हैं क्योंकि सारी चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में होती हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा पूछ रहा है तो इन सब के हिसाब से बताना, इन सब से तुलना करके बताना। तो इन सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है मांस में है। अगला प्रश्न, धातुओं के भेद हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता होंगे, आंसर आप बता सकते हैं, ये लेवल है, इस तरह के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो धातुएं कितनी है, जिनको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या होती है, आपको याद करना है, रट जाना है। चरक के अनुसार कितनी अस्थियां होती हैं, सुश्रुत के अनुसार कितनी अस्थियां होती है और आचार्य बागभट्ट के अनुसार कितनी अस्थियां होती है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है? 360, 300, 200 या 206। तो 360 चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या है। अगला प्रश्न, सामान्य नाड़ी की गति होती है। अब ये देखिए, ये जो है पल्स रेट को पूछा जा रहा है, मतलब कि जो नाड़ी की गति पूछी जा रही है पल्स रेट के बारे में ही पूछा जा रहा है। 72 से 80 पर मिनट कह सकते हैं, 64 से 72 पर मिनट, 80 से 90 पर मिनट, 84 से 94 पर मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 से 80 पर मिनट। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है, मतलब कि खून में जो WBC होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 5000 से 10,000 mm, यानी कि मिलीमीटर घन कह सकते हैं, घन मिलीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है इसको हम क्या पढ़ेंगे? घन मिलीमीटर। 4000 से 11000 घन मिलीमीटर, 2000 से 10,000 घन मिलीमीटर, 9000 से 10,000 घन मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4000 से 11000 घन मिलीमीटर, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे सीतोपलादी चूर्ण में नहीं पड़ता। तो सीतोपलादी चूर्ण निर्माण विधि अगर आप देखें तो भैंसज कल्पना में आपने पढ़ा होगा, ये प्रश्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीतोपलादी चूर्ण में नहीं पड़ता। सीता हमने बताया था, सीता मिश्री को कहते हैं, पिपली, एला, दारू, हरिद्रा। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, आंसर आपको पता होगा कि सीतोपलादी चूर्ण में क्या क्या पड़ते हैं। तो सीतोपलादी इसलिए क्योंकि सीता का प्रयोग किया जाता है, मिश्री का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी सीतोपलादी ही पड़ा है। तो सीता होता ही है, बाकी अन्य आपको पता ही है, सारी चीजें होती हैं। क्या नहीं है, तो जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। आंसर 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब कमेंट बॉक्स में बताने की बात की जाती है तो बहुत सारे ऐसे तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो कि थोड़ा सा झिझकते हैं कि अगर हम बताएंगे तो क्या हमारा गलत हो जाएगा, बहुत लोग देखेंगे गलती है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए, जो आ रहा है आप बताइए ताकि हमें पता चले कि आप किस लेवल तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मन का लक्षण होता है। देखिए ये प्रश्न जो है स्वास्थ्य शिक्षा से भी है और मुख्य तौर पे अगर कहें तो विषय इसका मानस जो रोग है उससे, या मानस विज्ञान कह सकते हैं उससे है, क्योंकि राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर या स्टाफ नर्स के जो अभ्यर्थी हैं उनमें ये विषय है मानस रोग या मानसिक व्याधियों से रिलेटेड। तो उसमें पूछ रहा है मन का लक्षण होता है अणुत्व एवं बहुत्व,
एकत्वम, च अणुत्वम, एकत्व या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द कोई नहीं। मन का लक्षण इनमें से कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, मुष्क शोफ होता है। मुष्क शोफ किससे होता है? फल विष से, मूल विष से, कंद विष से, क्षीर विष से। तो आंसर क्या हो जाएगा? अफल विष से। अगला प्रश्न देखिए, अतिसार में वर्ज्य चिकित्सा है। अतिसार में कौन सी चिकित्सा करने के लिए मनाही है? कौन सी चिकित्सा नहीं करने के लिए आचार्यों ने कहा है? संग्राही, अनुलोमन, दीपन, पाचन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा और संग्राही। संग्राही चिकित्सा हमें अतिसार में वर्ज्य बताया गया है। अगला प्रश्न, उपजीविका रोग किसके दंश से? उपजीविका रोग होता है नर सर्प से, गर्भवती सर्पिणी से, प्रसूता सर्पिणी से, नपुंसक सर्प से। ये क्वेश्चन जो है राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्यत्र स्टेट में अगर देखा जाए तो इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सौ प्रसूता सर्पिणी। अगला प्रश्न, पंचतिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। पंचतिक्त जो घृत है उसका प्रयोग किस व्याधि में करते हैं? क्या कामला में करते हैं? कामला आपको पता ही है पीलिया को कहा जा रहा है। ज्वर में, कुष्ठ में या सभी रोग में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दो सभी में। यानी कि पंचतिक्त घृत जो है कामला में भी प्रयोग होता है, ज्वर में भी प्रयोग होता है, कुष्ठ में भी प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिलाजीत है। शिलाजीत को शिलाजतु भी कहते हैं, आपने देखा हो शिलाजतु भी लिखा जाता है। ऊपर वाला प्रश्न जो देखिए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शिलाजीत है मूल, पत्थर, निर्यास, फल क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्यास। अब देखिए कई लोग क्या करेंगे, पत्थर पे टिक कर देंगे, जो कि गलत है। चट्टानों से आता है लेकिन वो निर्यास है, उसको शोधित करके निर्यास रूप में ही प्राप्त किया जाता है। उसके बाद से आप उसका टैबलेट बनाइए या कुछ भी बनाइए, लेकिन मुख्य जो स्ट्रक्चर है वो निर्यास ही है। ठीक है, अब चट्टानों से निकलता है तो वो एक तरह से निर्यास रूप में ही आता है, उसको शोधित करके फिर प्रयोग में बनाया जाता है। तो शिलाजीत क्या है? निर्यास, याद रखना है। कौन सा रसायन स्वस्थवृत्त के अंतर्गत आता है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बताएं, स्वस्थवृत्त कहिए, स्वास्थ्य शिक्षा कहिए, एक ही विषय है। ठीक है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो कौन सा रसायन स्वस्थवृत्त के अंतर्गत आता है? नैमित्तिक रसायन, वातात्मक रसायन, काम्य रसायन, आचार रसायन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आंसर भी बहुत सामान्य सा है, जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन हम बता दें ताकि आपके दिमाग में चीज छप जाए। कौन सा रसायन स्वस्थवृत्त के अंतर्गत आता है? स्वस्थवृत्त में कौन सा रसायन आता है? तो आंसर होगा आचार रसायन। अब आचार रसायन का मतलब ये नहीं कि जो अचार में डाला जाता है, ऐसा नहीं। आचार रसायन का मतलब जो कि हमारे आचरण को अच्छा बनाए, अच्छा दिखाए, हमारे व्यवहार को अच्छा दिखाए, उन्हें आचार रसायन कहते हैं। जैसे मृदुभाषी कह सकते हैं, ठीक है, क्रोध नहीं करने वाला व्यक्ति जो मृदुभाषी हो, सदाचारी हो, कृतज्ञ जो हो, आ रहा समझ में, सदव्यवहार करने वाला, सदवृत्त का आचरण करने वाला हो। तो इस तरह के जो भी कार्य हैं जिनके अंदर है उनको हम कह सकते हैं ये आचार रसायन है, जो कि आपके आचरण को बल देता है, उसे ही आचार रसायन कहते हैं। और ये आचार रसायन कहां पे मेंशन है? स्वास्थ्यवृत्त में इसको बताया गया। आचार रसायन के लिए आपको क्लास भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की समस्त गतियों का कारण है। शरीर में जो भी गतियां होती हैं उसका एकमात्र कारण क्या है? रक्त है, वात है, मस्तिष्क है या ओज है? तो आंसर हो जाएगा वात। वात को ही गतिशील माना गया है, वात को गति का पर्याय कहा गया है, गति कहा गया है। तो पूरी गति जो चल रही है शरीर में वो किसके कारण चलती है? वात के कारण। वात ही चलायमान है। अगर वात नहीं होता शरीर में तो वात नहीं होने के कारण शरीर की गति जो है निर्धारित नहीं होती, न ही रक्त प्रवाहित होता, न ही और सारी चीजें जो है होती। अगला प्रश्न देखिए, सुश्रुत के अनुसार जल शोषक द्रव्य है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जल शोषक द्रव्य कौन सा है? कौन सा द्रव्य जो है जल शोषक है? कतक, मुक्ता, विषम ग्रंथि या सभी? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द सभी। मतलब कि सुश्रुत के अनुसार जल शोधक, जल शोधक, जल को शुद्ध करने वाला
कौन सा द्रव्य है? तो यहाँ पे लिखा है कतक। केतकी के पुष्प भी जल शोधक के लिए प्रयोग में आते हैं, ठीक है। तो केतकी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कतक लिखा हुआ है, तो केतकी यहाँ पे कर लीजिएगा। केतकी के पुष्प, मुक्ता मोती को कहा गया, और विष ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो ये सभी जो है सुश्रुत के अनुसार जल शोधक द्रव्य हैं, सभी से जल की शोधन की जाती है, तो उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न, चरक के अनुसार मात्रिज भाव की संख्या कितनी है? आचार्य चरक ने मात्रिज भाव की संख्या कितनी बताई है? क्या वो 10 है, 20 है, 6 है, 8 है? तो आंसर हो जाएगा ब 20। मात्रिज जो भाव है वो कितने हैं? 20। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रमेय साध्य है? देखिए कई सारे प्रमेय यहाँ पे मेंशन है, और आचार्यों ने जो प्रमेय की संख्या बताई है, कितनी बताई है? 20। अन्य आचार्यों के अन्य जो कथन है, लेकिन आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि प्रमेय की संख्या कितनी है? 20 है। 20 प्रकार के प्रमेय वो बताए हैं। उन्हीं में से अगर देखा जाए तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा साध्य है, किसका इलाज किया जा सकता है? कफज प्रमेय का, पित्तज प्रमेय का, वातज प्रमेय का, या सभी साध्य हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा और बस कफज प्रमेय जो है उसी को साध्य बताया गया, ठीक है, जिसको आधुनिक में हम डायबिटीज कह देते हैं। अगला प्रश्न, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहलाते हैं रोगमूल, सुखमूल, आरोग्यमूल या दुखमूल? तो आंसर क्या होंगे? आरोग्यमूल। आरोग्यमूल मतलब इन्हीं से आरोग्यता आती है, शरीर क्या होता है? रोग मुक्त बना रहता है, आरोग्य रहता है। किनसे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या है? पुरुष चातुष्य है। पुरुष चातुष्य है, जिनको पुरुषार्थ चातुर्थ भी कह सकते हैं। तो पुरुष चातुष्य जिसको बोला गया है, अगर पुरुष इन चारों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर ले तो वो क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन अगर देखें तो इसमें चाह भी है, जो पुरुष जो है, मनुष्य जिसको हम कह रहे हैं, मनुष्य इन सभी का महत्वाकांक्षी है, इन सभी की महत्वाकांक्षा रखने वाला जो है प्राणी विशेष मनुष्य है, वो चाहता है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य जो है धर्मपरायण नहीं रहना चाहते हैं। ज्यादातर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अर्थ की कामना करते हैं, काम की कामना करते हैं, और चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। लेकिन अगर आप धर्म से रहोगे और अर्थ की लालसा नहीं रखोगे, काम वासना में तृप्त नहीं रहोगे, तभी आप यहाँ पे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहलाते क्या है? आरोग्य मूल है। मतलब इनको अगर सही से आत्मसात किया जाए तो आरोग्यता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न, पारद के संस्कार होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आप देखें तो अलग अलग राज्यों के पुराने पेपर उठा के देखें तो उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो पारद के संस्कार कितने? 8 है, 10 है, 18 है या 28 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला, वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है। वयस्क व्यक्ति मतलब कि पूरी तरह से एडोलेसेंट हो चुका है व्यक्ति, वयस्क है, तो उसमें दांत कितने हैं? 28 है, 32 है, 30 है या 40 है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब 32। सभी को पता है। आम वात की श्रेष्ठ औषधि है। आम वात जो भोजन के न पचने से जो वात होता है, ठीक है। तो आम वात की श्रेष्ठ औषधि क्या है? रासना है, भल्लातक है, एरंड है, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एरंड। आम वात की श्रेष्ठ औषधि एरंड है। पंच सकार चूर्ण के घटक है। पंच सकार चूर्ण के घटक कौन से हैं? ठीक है, ऐसा प्रश्न भी दूसरे राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में नहीं देखे गए हैं। राजस्थान में अक्सर ऐसे प्रश्न इस तरह से आपको दिख जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अन्य राज्य में नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं। पारिभाषिक द्रव्यों का जो क्लास है आप सभी को दिया गया ऐप पे, वहां पे आपने देखा होगा कि विभिन्न तरह के समूह के शब्द जो है एक किसी समूह को परिभाषित करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के शब्द हैं। लेकिन पंच सकार चूर्ण के घटक यहाँ पे पूछा तो ऐसे शब्द आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें राजस्थान में तो ऐसा है, ऐसे शब्द आपको कई बार दिख जाएंगे। तो त्रिकटु, सौंफ, सेंधा नमक, चव्य चित्रक, शुंठी, नागरमोथा, हरण, सौंठ, सौंफ, सनाय पत्र, हरण, बड़ी हरण, सेंधा नमक, काला नमक, वायविडंग, हरण और सौंफ।
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100। पंच सकार क्या है? जिसमें 5 द्रव्य हैं, सोंठ, सौंफ, सनायपत्र, हरण यानी कि बड़ी हरण और सेंधा नमक, ये सारे मिलकर के बनते हैं पंच सकार चूर्ण के घटक। वड़िस है, वड़िस क्या है? उपयंत्र है, शस्त्र है, ताल यंत्र है या नाड़ी यंत्र है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब शस्त्र है। वड़िस क्या है? शस्त्र है। अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या होगा, सामान्य दृष्टि कितनी होती है? फटाक से बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कितना होता है। सामान्य दृष्टि की बात कर रहा है। गृहीत गर्भा का लक्षण होता है, गृहीत गर्भा का लक्षण क्या होता है? स्तनों का काला होना, मूत्र सर्ग की प्रवृत्ति में वृद्धि, आंखों का भारी होना, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? द सभी। अब गृहीत गर्भा का लक्षण का मतलब क्या है? गृहीत गर्भा का मतलब कि गर्भ पूरी तरह से ठहर चुका है, तो उसमें क्या होता है? स्तन काले हो जाते हैं, मूत्र सर्ग की प्रवृत्ति में वृद्धि, बार बार जो है मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है, आंखें भारी हो जाती हैं, तो सभी लक्षण क्या हो जाएंगे? सभी गृहीत गर्भा के, मतलब गर्भ तो ठहरा हुआ है लेकिन गर्भ का प्रसव का समय नजदीक आ गया, तो उस तरह के लक्षण गृहीत गर्भा के लक्षण होते हैं। स्नेह की योनियां होती है, स्नेह की कितनी योनियां होती है? 2 है, 6 है, 4 है, 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्नेह की योनियां कितनी है? 2 ही हैं, आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या है मानव शरीर में। ऐसा भी प्रश्न अलग अलग स्टेट में जो है भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है, और अगर देखें तो ये स्वास्थ्यवृत्त का विषय है, उसमें आपने देखा होगा योग, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे उनके सिलेबस में स्वास्थ्यवृत्त में योग सम्मिलित नहीं है, लेकिन राजस्थान में योग, योगासन, ये सारी चीजें जो हैं सम्मिलित की गई हैं, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट है। तो पतंजलि के अनुसार चक्रों की संख्या है मानव शरीर में 6 है, 8 है, 4 है, 14 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6। इसके पहले भी मॉडल पेपर कराया गया है, आपने देखा होगा, तो उसमें चक्रों की संख्या, मानव शरीर में उपस्थित चक्रों की संख्या पूछा गया, पतंजलि के अनुसार नहीं पूछा गया, तब भी वहां पे आंसर आपको 6 ही बताया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग कहाँ पे होता है? मसूड़ों में, रक्त में, मुख में, आंख में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान है, आंसर सभी को पता है, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न, डिगोक्सिन के साथ नहीं देना चाहिए, ग्लूकोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एस्पिरिन, उपरोक्त सभी। अन्य राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा पे आधारित प्रश्न है, दिख सकता है एग्जाम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी कि डिगोक्सिन के साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न, त्रिविध बल है, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। त्रिविध बल क्या है? सहज, कालज, युक्तिज, सहज, व्याधिज, युक्तिज, कालज, नित्यज, आत्मज या सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा असहज, कालज, युक्तिज। त्रिविध बल क्या है? वो 3 होते हैं, जिसमें सहज, कालज और युक्तिज बताया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पांडु रोग यानी कि एनीमिया, पांडु किसे कहा जा रहा है? एनीमिया या रक्ताल्पता को, वो कौन से हैं या कौन है इसमें से? माइक्रोसिटिक, मेकोसिटिक, नॉर्मोसाइट या कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माइक्रोसिटिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रति मिनट सामान्य श्वास गति होती है, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, आंसर आपको पता होगा। अगला प्रश्न, व्रण के उपद्रव कितने हैं? मतलब जो फोड़ा होता है, व्रण होता है, उससे कितने प्रकार के उपद्रव होते हैं? 5, 10, 12 या 20? तो आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के व्रण के उपद्रव होते हैं, और सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित अंतःस्त्राव की संख्या है। अग्र पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित अंतःस्त्राव की संख्या कितनी है? 4 है, 2 है, 6 है, 5 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 106। पर ओज का प्रमाण होता है, प्रमाण लिखा हुआ है लेकिन आप प्रमाण बना लीजिएगा। पर ओज का प्रमाण कितना होता है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओज आपको पता ही है ना, ओज या सप्त धातुएं, दोष, मल, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
किसी को छोड़ना नहीं, किसी को स्किप नहीं करना है। तो एक पर ओज का प्रमाण कितना होता है? एक अंजलि, आधा अंजलि, षोडश बिंदु, अष्ट बिंदु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द अष्ट बिंदु। स्नेह की प्रविचारणाएं हैं, स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी होती हैं? 18, 16, 24 या 28। तो आंसर हो जाएगा 124। अब इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, और जो भी राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स और कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, या मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा आयुर्वेद डिस्पेंसर की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल इन्हीं राज्यों में स्टेप बाय स्टेप जो है भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। उसके लिए अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है या आप अच्छी क्लासेस, अच्छे कोर्स की तलाश में हैं, तो फिर देर मत कीजिए। आप अभी अपने फोन में प्ले स्टोर में आयुर्भास्कर सर्च कीजिए, वहां पे हमारा ऐप आएगा। ऐप में अपने नंबर से लॉगिन हो जाइए, स्टोर पे क्लिक कीजिए, ऑल कैटेगरी चूज कीजिए, सभी कोर्सेज की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, और वहां पे आप देखिए कोर्स पेज पे बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। अपने राज्य की भर्ती परीक्षा जिसमें आपने आवेदन किया है उसके कोर्स को अपने बजट के अनुसार ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कोर्स आपके बजट फ्रेंडली हो आप उसे ज्वाइन कीजिए, और वहां पे कंटेंट सेक्शन में आप पूरा स्टडी मटेरियल जो है उसका लाभ प्राप्त कीजिए। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में तालु रोग कौन सा है जो तालु में होता है? टुंडिकेरी, अधुस, अलास, कच्छप। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ टुंडिकेरी। ये भी प्रश्न अगर देखें तो अधिकांशतः अन्य राज्यों में नहीं देखे गए होंगे, लेकिन राजस्थान में ये प्रश्न जो है पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो इस सीरीज में हमने जो है 50 मॉक क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से थे। बहुत ज्यादा डीप में आपको क्लासेस अगर देखनी है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझनी है, तो आप आयुर्भास्कर ऐप पे अपनी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोर्स जरूर ज्वाइन करें। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कैंडिडेट जो कि अभी भी स्टडी मटेरियल की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, या जिन्हें पढ़ाई छोड़े हुए ज्यादा समय हो गया है, उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्योंकि अगर आप आयुर्वेद का जो भी सिलेबस है अगर सही तरीके से तैयार करना चाहते हैं, कम समय में तैयार करना चाहते हैं, तो आप आयुर्भास्कर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे 0 से लेकर के आपको 100 तक, समझ लीजिए कि 0 लेवल से लेकर के 100 लेवल तक ले आने का काम हमारे द्वारा किया गया है। सारी चीजें आपको बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया, जो कि इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, या भारत के किसी भी राज्य से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर आयुर्भास्कर चैनल को ज्वाइन करिए। अगर किसी भी भर्ती से रिलेटेड, भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से हमें ज्वाइन कीजिए। अलग अलग सोशल अकाउंट के लिंक होंगे, वहाँ से हमसे जुड़ जाइए, ताकि हर जानकारी से अप टू डेट रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।